Assalamualaikum everyone, this is Kainat Raza Khan. Welcome to All Learners Academy. Today we will discuss about classroom assessment. अब क्लासरूम के अंदर टीचर्स का टीचिंग मेथड ये स्टूडेंट्स की लर्निंग के साथ साथ स्टूडेंट्स की असेसमेंट भी इम्पॉर्टेंट है। ये असेसमेंट किस तरीके से हो सकती है? थ्रू टेस्टिंग। अब जो टेस्टिंग है वो कितनी फ्रीक्वेंट किस तरीके से होनी चाहिए? जितनी फ्रीक्वेंट टेस्टिंग होगी उतना वो इनकरेज करेगी स्टूडेंट्स को कि उनकी जो इन्फॉर्मेशन की रिटेंशन है वो इंक्रीज़ हो सके, उसको इन्हांस करती है टेस्टिंग, फ्रीक्वेंट टेस्टिंग। कि एक लेसन कंप्लीट हुआ, सून आफ्टर द लेसन कंप्लीटेड आप एक टेस्ट ले लेते हो जिससे स्टूडेंट की जो इन्फॉर्मेशन है आप उसको रिटेन कर देते हो। एक रिहर्सल एक तरह से उस लेसन की हो जाती है। और फिर जो सेकंड टेस्ट है, ये री टेस्ट है, वो आप कुछ टाइम के बाद, कुछ स्पेस ये टाइम पीरियड बीच में छोड़ने के बाद आप दोबारा से उसी मटेरियल का दोबारा से टेस्ट लेके उनकी लर्निंग को या रिटेंशन को चेक कर सकते हो कि आइदर किस हद तक स्टूडेंट्स जो है वो इन्फॉर्मेशन को रिटेन कर सकते हैं अपने माइंड के अंदर। अब जो टेस्टिंग है इसके लिए दो मेजर काइंड्स हैं टेस्टिंग की। एक ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग है और एक एसे टेस्टिंग है। ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग में आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मैचिंग एक्सरसाइजेस, ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स, शॉर्ट आंसर्स, ये सारी चीज़ें आपकी ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग में आ जाती हैं। इसमें जो ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग है इसका मतलब ये होता है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरप्रिटेशंस नहीं है। लाइक अगर कोई एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ योर व्यू या व्हाट इज़ दिस, तो उसके अंदर जो इंटरप्रिटेशंस हैं, ये जो आंसर्स हैं वो बहुत लेंथी हो सकते हैं। डिफरेंट स्टूडेंट्स उसके डिफरेंट आंसर्स कर सकते हैं, डिफरेंट वेज़ में आंसर्स कर सकते हैं। जबकि ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग में एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसके आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, 3 से 4 आपके पास ऑप्शंस हैं, आपने उन्हीं में से कोई सिलेक्ट करना है। इसमें इंटरप्रिटेशन आपकी जो गिवन है उससे आगे पीछे नहीं हो सकती है। ये जो इस टाइप की जो टेस्टिंग होती है ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग, इसमें आप शॉर्ट पीरियड में ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स को या मटेरियल को कवर किया जा सकता है। इसमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। मल्टीपल चॉइसेस में जो आपको चॉइसेस गिवन होती हैं वो अल्टरनेटिव्स होते हैं। एक आपकी करेक्ट चॉइस होती है, बाकी होते हैं वो अल्टरनेटिव्स होते हैं। और जो आपके अल्टरनेटिव्स होते हैं वो इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं जिनको हम जो ऑप्शंस होते हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो उनको डिस्ट्रैक्टर्स कहते हैं। कि एक ऑप्शन है जो स्टूडेंट है उसकी अगर तो उस टॉपिक से अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, क्लियर कट उसको पता है हाँ जी ये टॉपिक है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो उसको ऑप्शन सेलेक्ट करने में कोई इशू नहीं होगा। जबकि कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है, उसने मटेरियल को रीड तो किया, इन्फॉर्मेशन को उसने पढ़ा तो है, समझने की कोशिश की, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो वो 1 से 2 आइटम्स के बीच में कंफ्यूज हो सकता है। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं या कुछ कोर्स वर्क जो है वो ऐसा होता है कि जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं वो अप्रोप्रिएट नहीं होते हैं। आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस उसमें नहीं बना सकते, तो जहाँ पे आपके लिए ये ऑप्शन बेटर नहीं है आप किसी और ऑप्शन की तरफ मूव कर जाते हो। लाइक मैचिंग कॉलम्स या फिर ट्रू फॉल्स हैं, शॉर्ट आंसर्स हैं, आप इन चीज़ों की तरफ मूव कर जाते हो। जो सेकंड टाइप है टेस्टिंग की वो एसे टेस्टिंग है। एसे टेस्टिंग जो है ये ऐसे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को एक्वायर करता है या उनको मेजर करता है जिसमें स्टूडेंट्स ने कुछ क्रिएशन देनी होती है, कुछ अपने आइडियाज़ को उसने एक्सप्रेस करना होता है। एक एसे जो क्वेश्चन है वो जज करता है कि आंसर की क्वालिटी क्या है, कितना अच्छा लिखा हुआ है, उसकी स्टूडेंट की राइटिंग कितनी अच्छी है कितनी नहीं है, उसकी ग्रामर को चेक करता है। क्लियर क्वेश्चंस जो हैं वो इजी नहीं होते हैं। लाइक अगर आप किसी स्टूडेंट को ऐसे लिखने के लिए दे रहे हो तो उसमें एक तो वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, दूसरा इसमें ये होता है कि जो मटेरियल होता है वो लेस कवर्ड होता है। कि आपके पास एक टॉपिक है, अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देते हो फॉर एग्जांपल, तो आप पूरे लेसन में से ये पूरे चैप्टर में से आप 10-12 या 10 से 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बना लेते हो जिसमें आपका वो पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। जबकि जो एसे टाइपिंग है उसमें आप किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चन दे सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल पर्सनैलिटी के ऊपर नोट लिखें या पर्सनैलिटी की मेजरमेंट कौन कौन से वेज से हो सकती है। तो ये जो ऐसे टेस्टिंग होती है इसमें बहुत ज़्यादा मटेरियल आप कवर नहीं कर सकते हो, बल्कि एक कंसिडरेट फॉर्म होती है, एक स्पेसिफिक मटेरियल जो थोड़ा बहुत होता है आप सिर्फ उसी को कवर कर सकते हो। तो बेस्ट वे ये होता है कि ऐसे क्वेश्चन प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये दोनों टाइप की क्वेश्चनिंग अगर आप स्टूडेंट की असेसमेंट के लिए यूज़ करो तो वो ज़्यादा बेटर होती है। क्योंकि एक तो इसमें आपका
मटेरियल भी कवर हो जाता है, और सेकेंडली स्टूडेंट की जो लर्निंग है वो ख़ुद से कितना अच्छा लिख सकता है, उसकी जो कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग है या फिर उसकी जो राइटिंग स्किल्स हैं आप उनको चेक कर सकते हो, आइदर वो कितना इम्प्रूव कर रहा है, स्टूडेंट की राइटिंग स्किल कैसी है, ग्रामर सेंटेंसेस को वो किस तरीके से यूज़ कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी आप उसमें चेक कर सकते हो। प्लस आपका जो मटेरियल है वो भी कवर हो जाता है, जहाँ पे कंसेप्ट की आपको ज़रूरत है आपने देखना है कि आज स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है, वहाँ पे आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनिंग यूज़ कर सकते हो। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि क्लासरूम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता, ऐसे क्वेश्चनिंग जो है उनमें टाइम ज़्यादा होता है, ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनिंग होती है, इनमें जो टाइम है वो ज़्यादा यूज़ होता है। तो इट्स बेटर कि आप स्टूडेंट्स को 1 या 2 क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस दे दें, बल्कि इससे ज़्यादा आप उस स्टूडेंट्स को ना दें। सेकेंडली इसको इस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है कि आप स्टूडेंट्स को क्लियर कट ऑब्जेक्टिव्स दे दें कि आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, आइदर इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, या आपको क्या चीज़ चाहिए, आप स्पेसिफिक उनको गाइडलाइंस दे दें कि आपने इसमें इतना लिखना है, एंड प्लस आप उनको टाइम दे दें कि इतने टाइम में आपने जस्ट इतना मटेरियल लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्टूडेंट्स को ये कह सकते हैं कि 2000 वर्ड्स का ऐसे लिखना है इस टॉपिक के ऊपर और इतने टाइम में लिखना है। तो इससे स्टूडेंट को टाइम मैनेजमेंट भी आती है, और जो स्टूडेंट्स का टाइम है वो भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम नहीं होता। या आप स्टूडेंट्स को मॉडल आंसर दे सकते हो कि ये एक मॉडल है, इसके अकॉर्डिंग या इस मॉडल जैसा ये मॉडल आपको दिया गया है, इसी तरीके से आपने को जो टॉपिक दिया गया है आपने उसके ऊपर ऐसे लिखना है। नेक्स्ट, ऑथेंटिक क्लासरूम असेसमेंट। ऑथेंटिक क्लासरूम असेसमेंट ये होती है कि स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि जो उनकी स्किल्स और एबिलिटीज़ हैं वो उनको इस तरीके से अप्लाई करें जैसे कि वो अगर रियल लाइफ कंडीशन उनके पास हो तो वो उसमें अप्लाई करें। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट है, उसको कोई सिचुएशन दे दिया है कि आपके सामने ये सिचुएशन है, ठीक है, अगर आपके पास रियल लाइफ में यही सिचुएशन होती तो आपको उसके ऊपर कौन सी एबिलिटीज़ या कौन सी स्किल्स यूज़ कर सकते हो। इस टाइप की असेसमेंट में सिर्फ स्टूडेंट्स की लर्निंग इन अ सेंस कि सिर्फ उनकी रिटेंशन ऑफ इन्फॉर्मेशन को चेक नहीं किया जाता कि इधर उनकी मेमोरी कितनी अच्छी है, स्टूडेंट्स किस हद तक इन्फॉर्मेशन को रिटेन कर सकते हैं। रादर इस टाइप में ये चेक किया जा सकता है कि उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं या हैबिट्स हैं जो कि एसेंशियल होती हैं एक लाइफ में स्टूडेंट्स को जो है वो ज़रूरत पड़ सकती हैं कि वो किस हद तक उन्होंने कॉन्टेक्स्ट को बनाया है, उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं, क्या रीजंस वो दे सकते हैं, जो चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ते हैं वो उसको किस तरीके से कैटर कर सकते हैं। तो इस टाइप की जो असेसमेंट होती है वो ऑथेंटिक असेसमेंट होती है। इसमें पोर्टफोलियोज़ और एग्जीबिशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं। परफॉर्मेंस इन कॉन्टेक्स्ट की बात अगर की जाए तो वो ये होता है कि पहले जैसे ऑथेंटिक असेसमेंट है उसमें हम स्टूडेंट्स को एक सिचुएशन दे दिया है, अब वो रियल लाइफ में जो अपनी एबिलिटीज़ और स्किल्स को यूज़ करेंगे वही स्किल्स और एबिलिटीज़ को यूज़ करते हुए वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, लेकिन ये फिक्शनल होता है। जबकि जो परफॉर्मेंस इन कॉन्टेक्स्ट है मतलब कि आप स्टूडेंट्स को रियल में ऐसी सिचुएशन देते हो कि वो अब उस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने स्टूडेंट के ग्रामर को चेक करना है या उसकी राइटिंग स्किल्स को चेक करना है तो किसी भी कंपनी है जैसे कि सॉफ्टवेयर कंपनी है जिनको डोनेशंस चाहिए कंप्यूटर क्लास सेंटर के लिए, तो अब स्टूडेंट को वो दे सकते हो कि अब स्टूडेंट ने इनके लिए एक परसुएसिव लिखना है, तो उसमें जो स्टूडेंट की एक्चुअल लर्निंग है, एक्चुअल उसकी जो एबिलिटीज़ हैं वो ग्रामर को या सेंटेंसेस को किस तरीके से यूज़ करता है, उसकी राइटिंग स्किल्स कितनी अच्छी हैं, तो इस चीज़ को एक्चुअली आप उसको वो सिचुएशन दे के उसकी इस लर्निंग को या इन कैपेबिलिटीज़ को असेस कर रहे हो। तो नेक्स्ट जो असेसमेंट टाइप है वो एग्जीबिशन है। एग्जीबिशन भी एक परफॉर्मेंस टेस्ट है, लेकिन इसमें 2 एडिशनल फीचर्स होते हैं। एक तो ये कि ये पब्लिक होता है। पब्लिक जब एक चीज़ होती है तो स्टूडेंट्स जो एग्जीबिशंस को प्रिपेयर कर रहे होते हैं उन्हें ऑडियंस को भी देखना पड़ता है, उनकी कम्युनिकेशन कितनी अच्छी है कि और उनकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है, ये 3 चीज़ें उनके लिए एसेंशियल होती हैं। ऑडियंस को जहन में रखते हुए वो अपने एग्जीबिशंस को जो है प्लान करते हैं। सेकंड चीज़ जो होती है एग्जीबिशंस में मोस्टली ये होता है कि प्रिपरेशन जो होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि स्टूडेंट जो है वो कितना टाइम ले रहा है प्रिपरेशन में और किस तरीके से वो प्रिपेयर कर रहा है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और ये जो एग्जीबिशन है ये हेल्प करते हैं स्टूडेंट को कि वो अंडरस्टैंड कर सकें कि वर्क की क्वालिटी क्या होती है, कि अपनी प्रोडक्शन या अपनी परफॉर्मेंस की क्वालिटी जो है वो कितनी अच्छी हो सकती है।
जब इनके सामने एग्जांपल्स रखी जाती हैं या इनको ऐसा मौका मिलता है कि वो अपने काम को एग्जिबिट कर सकें या उनके काम को सिलेक्ट किया जा सके, तो उनमें जो जजमेंट होती है वो इनकरेज करती है स्टूडेंट्स की मोटिवेशन को कि क्लियर गोल्स हैं, ठीक है, ये एग्जीबिशन है, एग्जीबिशन में आपको ये चीज़ें चाहिए। तो जो ऑडियंस होती है उसके व्यूज़, जो उसका फीडबैक जो है वो स्टूडेंट्स को मज़ीद लर्निंग में हेल्पफुल होता है कि एक तो स्टूडेंट अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट देने की कोशिश करता है, क्योंकि पहले हमने बात की कि एग्जीबिशंस जो है वो पब्लिक होते हैं, तो स्टूडेंट जो है वो अपना बेस्ट देता है। उसके बावजूद स्टूडेंट को पता चलता है, जब वो स्टूडेंट अपना बेस्ट देता है तो उसको पता चलता है कि गुड वर्क की क्वालिटी क्या होती है, एक गुड वर्क का वर्ड यूज़ करना और रियल में उसको इम्प्लीमेंट करना कितना इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं, उसके लिए क्या क्या वो प्रिपरेशन करता है, वो अपनी परफॉर्मेंस को जो है वो इंक्रीज़ करता है। ग्रेड्स का या ग्रेडिंग का स्टूडेंट्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है? अक्सर जब भी हम ग्रेड्स के बारे में सोचते हैं तो हम कंपटीशन के बारे में सोचते हैं कि जिस स्टूडेंट के ग्रेड्स ज़्यादा होंगे वो हाई कॉम्पिटिटिव होगा, जिस स्टूडेंट्स के ग्रेड्स कम होंगे वो लो कॉम्पिटिटर होगा। जो हाईली कॉम्पिटिटिव क्लासेस होती हैं उसमें एंग्शियस स्टूडेंट्स जो हैं वो, जिनका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस कम होता है, वो पर्टिकुलरली प्रेजेंट होते हैं और उनका जो एंग्जाइटी लेवल है वो ज़्यादा जो है कि इंक्रीज़ होता है या फिर बहुत ज़्यादा होता है। जो एकेडमिक लर्निंग होती है उसमें ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जो हाई स्टैंडर्ड्स हैं और एक रीज़नेबल चांस जो है कामयाब होने का, सक्सीड होने का, उसमें बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है। अब इफ़ेक्ट्स ऑफ फेलियर क्या होता है? जो हमारे पास रिसर्चेस हैं वो ये कहती हैं कि टू सम एक्सटेंट थोड़ा बहुत जो फेलियर है वो स्टूडेंट्स को फेस करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ लेवल होता है फेलियर का वो हेल्पफुल होता है लर्निंग के लिए। एक कंटिन्यूसली जो सक्सेस होती है उससे ग्रेजुअल सक्सेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसके बेस के ऊपर लर्निंग को जज किया जा सके। टीचर्स को चाहिए कि वो स्टूडेंट्स को इनकरेज करें कि वो अपने इंटेलेक्चुअल जो उनकी कैपेबिलिटी है उससे आगे बढ़ के सोचें। उनको ये प्रिविलेज देना चाहिए कि वो मिस्टेक्स जो उनकी होती हैं या जो वो फेलियर फेस कर रहे हैं वो उससे डिसहार्ट होने की बजाय उससे कुछ नया सीखें। समटाइम्स ऐसा होता है कि जो फेलियर है वो स्टूडेंट्स को डिसहार्ट कर देता है कि मेरी गलती है या मैं हूँ ही ऐसा, मैं पढ़ ही नहीं सकता, या वो कुछ भी अपने आप को, दूसरों को किसी तरीके से ब्लेमिंग की तरफ चलते जाते हैं। टीचर्स का काम ये होना चाहिए कि वो स्टूडेंट को इस चीज़ से निकाल के उन्हें उनकी मिस्टेक्स से सीखना सिखाएं। लाइक मिस्टेक्स शुड बी अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग, कि जब आप कुछ सीखते हो तो उसमें मिस्टेक्स भी होती हैं, फेलियर भी होता है, प्लस सक्सेस भी होती है। तो कंटिन्यूली एक स्टूडेंट जब आगे बढ़ता जा रहा है और एक स्टूडेंट जो गिरता है फिर खड़ा होता है, गिरता है फिर खड़ा होता है, तो ये चीज़ें, ये लर्निंग जो है वो उसकी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। स्टूडेंट्स को, टीचर्स को ये हेल्प करना चाहिए स्टूडेंट को कि वो अपनी मिस्टेक से कुछ ना कुछ सीखें। जितना एक स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा चैलेंजेस को फेस करेगा, उन रिस्क्स लेगा, उतना इम्पॉर्टेंट होगा कि जो वो उसको लर्निंग की तरफ लीड करे या वो उससे ज़्यादा सीखे। इफ़ेक्ट्स ऑफ फीडबैक। अब जो फीडबैक है उसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है स्टूडेंट्स के ऊपर। एक स्टूडेंट है वो फेल हो गया या उसके मार्क्स कम आए हैं किसी सब्जेक्ट में या किसी क्वेश्चन में उसने गलत जो है वो आंसर किया है, तो टीचर को चाहिए कि वो उसको फीडबैक दे कि स्टूडेंट की कहाँ पे गलती है, रादर कि वो जस्ट उसको मार्किंग करके उसको फेल कर दे या उसके मार्क्स कम लगा दे। टीचर का काम बनता है कि स्टूडेंट को बताए कि वो क्यों फेल हुआ है या उसके मार्क्स कम आए हैं तो क्यों आए हैं, कहाँ पे उसने मिस्टेक की है, ताकि नेक्स्ट टाइम वो उन मिस्टेक्स को रिपीट ना करे। उसको पता हो कि मेरी वीकनेसेस क्या है, वो उनको मज़ीद एफ़र्ट करके, हार्डवर्क करके उन चीज़ों को कवर करे। तो जो फीडबैक है उसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है स्टूडेंट की लर्निंग के ऊपर। जो फीडबैक है वो स्टूडेंट्स के जो एरर्स होते हैं उनको करेक्ट करती है, स्टूडेंट को रिकॉग्नाइज़ कराती है कि गुड वर्क और बैड वर्क में क्या डिफरेंस होता है, क्वालिटी ऑफ वर्क क्या होनी चाहिए, उनकी प्रोग्रेस किस तरीके से जा रही है और जो उनकी स्किल्स हैं वो इंक्रीज़ होनी चाहिए। ग्रेड्स आपके सिर्फ जो असेसमेंट होती है क्लास की या जो ग्रेडिंग होती है वो सिर्फ जो है वो लर्निंग को इंक्रीज़ ना कर रही हो, बल्कि सिर्फ रिटेंशन के ऊपर जो है बेस नहीं करनी चाहिए, बल्कि असेसमेंट ऐसी होनी चाहिए कि वो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करे कि वो लर्न करे। स्टूडेंट सिर्फ मार्क्स हासिल करने के लिए ना पढ़े, स्टूडेंट की मोटिवेशन असेसमेंट जो है वो जस्ट उसको मार्किंग की तरफ लीड ना करे, बल्कि उसको मोटिवेट करे कि वो कुछ सीखे।
अक्सर आपने देखा होगा कि किसी क्लास के अगर आप 2 स्टूडेंट्स को ले लो, एक एवरेज स्टूडेंट है, एक बहुत हायर है या टॉपर है क्लास का या पोजीशन होल्डर है। तो समटाइम्स ऐसा होता है जो पोजीशन होल्डर होता है उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं, लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट होता है उसके कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा क्लियर होते हैं एज़ कम्पेयर टू द पोजीशन होल्डर। क्यों? क्योंकि जो पोजीशन होल्डर होता है उसकी रिटेंशन ऑफ इन्फॉर्मेशन अच्छी होती है, उसकी मेमोरी अच्छी होती है कि वो जो चीज़ें पढ़ रहा है उसको क्रैमिंग के थ्रू जो है वो सिर्फ ग्रेडिंग के लिए वर्क कर रहा है। उसे ये नहीं पता कि मटेरियल के अंदर क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, वो बस उस मटेरियल को एज इट इज़ याद करके उसको पेपर में लिख देता है। जबकि क्योंकि हमारी असेसमेंट ही मोस्टली हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें इसी तरीके से हो रही होती है। जबकि अगर हमारे असेसमेंट मेथड्स इस तरीके से हों कि रिटेंशन ऑफ इन्फॉर्मेशन की जगह कॉन्सेप्ट को देखा जाए, तो ये चीज़ें स्टूडेंट को लर्न करने की तरफ ज़्यादा मोटिवेट करती हैं कि स्टूडेंट का जो फोकस होता है वो ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करने पर होता है, और जितना स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो उतना न्यू चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेगा, न्यू लर्निंग उसकी ज़्यादा अच्छी होगी। जितना उसके पास मटेरियल आएगा वो उसको अच्छे तरीके से लर्न करेगा, अंडरस्टैंड करेगा। थैंक यू।